अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक ऑफ स्टडी है वो बेसिकली गोल्जी बॉडीज़ है। जैसे कि यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर को ऑलरेडी बना कर रखा हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है ये सेल के अंदर मौजूद होता है, दैट इज़ कॉल्ड गोल्जी बॉडी। तो आए चले हम स्टार्ट करते हैं गोल्जी बॉडी को। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि भाई ये गोल्जी बॉडी होता है क्या। तो उससे पहले हमने लेट सपोज ये एक एनिमल सेल लिया। इस एनिमल सेल के अंदर ये बॉडी मौजूद है, एक ये गुच्छा मौजूद है बॉडीज का, इसे हम क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडी कहते हैं। और इस गोल्जी बॉडी को मैंने जूम करके जरा बड़ा करके यहाँ पर बनाया हुआ। तो आए सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि व्हाट इज गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी बेसिकली क्या है, इट इज अ स्टैक। स्टैक हम कहते हैं गुच्छों को। तो ये आप देख रहे हैं गुच्छा है, एक दो बहुत सारे मेम्ब्रेन्स का एक गुच्छा है। इट इज अ स्टैक ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन्स। फ्लैटेंड का मतलब होता है फ्लैट, चपटे। ये आप देख रहे हैं, ये चपटे चपटे से मेम्ब्रेन्स का गुच्छा है। तो मैंने यहां पर लिख दिया, इट इज अ स्टेक ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन्स, ट्यूब्यूल्स एंड वेजिकल्स। अब ट्यूब्यूल्स क्या है, ये ग्रीन सा मैंने बनाया हुआ है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड ट्यूब्यूल। और वेजिकल्स ये राउंडेड से स्ट्रक्चर्स हैं, छोटे छोटे गोल गोल से, इन्हें हम कहते हैं वेजिकल्स। तो मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ, ये जो छोटे छोटे से राउंडेड से स्ट्रक्चर हैं दैट इज कॉल्ड वेजिकल्स। तो बेसिकली ये फ्लैटेंड मेम्ब्रेन, वेजिकल्स और ट्यूब्यूल्स को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडी कहते हैं। तो मैंने यहां पर लिख दिया, इट इज अ स्टैक ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन्स, ट्यूब्यूल्स एंड वेजिकल्स। अच्छा, अब आपने याद रखना है कि गोल्जी बॉडी सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलेगा। अब चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, जो भी हो, कोई भी सेल यूकैरियोटिक सेल होंगे तो उनके अंदर आपको क्या मिलेगा, बेसिकली गोल्जी बॉडी। तो फाउंड इन यूकैरियोट्स। अब ये जो हम गोल्जी बॉडी पढ़ रहे हैं बेसिकली, इसके बारे में बताया हमें सबसे पहले किसने था, कैमिलो गोल्जी। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम कैमिलो गोल्जी था, जिसने 1898 में सबसे पहले ये जो गोल्जी बॉडी हम पढ़ रहे हैं इसको डिस्कवर किया था। और डिस्कवर कहां से किया था, नर्व सेल से किया था। और नर्व सेल वो किसका था, बेसिकली ओल का था। ओल की अगर हम बात करते हैं तो उल्लू को हम बेसिकली कहते हैं, यानी कि उल्लू के नर्व सेल से इन्होंने गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया था। तो ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, बहुत क्लियर कट। अच्छा, अब इसके कुछ मुख्तलिफ नाम भी है ना गोल्जी बॉडीज की। अगर हम बात करते हैं तो इसको हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, गोल्जी एपरेटस भी कहते हैं, डिक्टायोजोम भी कहते हैं, या गोल्जी जोम भी कहते हैं। सबसे पहले देखें, सारे नाम के आगे सब ऑलमोस्ट गोल्जी लिखा हुआ है। तो चूंकि कैमिलो गोल्जी साइंटिस्ट का नाम था तो उसने अपने नाम से इसका नाम रखा, दैट इज गोल्जी बॉडीज। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं, गोल्जी एपरेटस कह रहे हैं, और गोल्जी जोम भी कह रहे हैं। ठीक है, और गोल्जी बॉडीज आप देख सकते हैं कि ऊपर मैंने नाम लिखा हुआ है। अब इसको हम डिक्टायोजोम क्यों कहते हैं, और बेसिकली डिक्टायोजोम हम प्लांट के गोल्जी बॉडीज को कहते हैं। प्लांट के अंदर जो गोल्जी बॉडीज मौजूद होती है उन गोल्जी बॉडीज को बेसिकली हम डिक्टायोजोम कहते हैं। क्यों कहते हैं हम उसको आगे फर्दर देख लेंगे। अब आमतौर पर आपके सेल के अंदर जो गोल्जी बॉडी मौजूद होती है ना, उसको हम पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहते हैं। पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस का काम क्या होता है, उसके पास जितने भी डाक्स आते हैं वो क्या करते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं, फिर पैक करते हैं, पैक करने के बाद उसको रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन तक पहुंचा देते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह गोल्जी बॉडी का भी काम है, इसके पास कुछ मटेरियल्स आते हैं, वो उसको कलेक्ट करता है, पैक करता है और उसको रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है। जब भी हम इसको क्या कह रहे हैं, पोस्ट ऑफिस ऑफ दी सेल कह रहे हैं। अब वो कैसे करता है, जिसको हम आगे फर्दर फंक्शन में स्टडी करेंगे। अगर हम गोल्जी बॉडीज की बात करते हैं तो गोल्जी बॉडी को खुद डेवलप करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और स्पेसिफिकली याद रखिएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का काम होता है डेवलप करना गोल्जी बॉडी को। ये एमडी कैट में भी बड़ा एमसीक्यूज आता है और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि गोल्जी बॉडी खुद डेवलप्ड कहां से होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम उसको डेवलप करता है, यानी कि बनाता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में भी जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है उसका काम है गोल्जी बॉडी को फॉर्म करना, बनाना। अब कैसे, लेट सपोज ये मैंने ऑलरेडी बना कर रखा हुआ है कि लेट सपोज ये सेल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द आप जानते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। अब जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर राइबोसोम होगा, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को आप जानते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं। तो मैंने यहां पर मेंशन कर दिया, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। जबकि ये देखें ना, ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर कोई भी राइबोसोम्स नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहेंगे।
अब इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑलरेडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अच्छी तरह पढ़ लिया है। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा तो उसको जाकर प्रॉपर तरीके से देख लें, तो ये वेजिकल्स, ट्यूब्यूल्स, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब हमने पढ़ा था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें से वेजिकल्स निकलते हैं, कुछ राउंडेड से स्ट्रक्चर्स निकलते हैं। अब लेट सपोज ये ग्रीन वाला वेजिकल कहां से निकला है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अब ये जो वेजिकल है ना, ये वेजिकल निकलता है, साइटोप्लाज्म में आता है और बहुत सारे वेजिकल्स आपस में कनेक्ट होने लगते हैं। यानी कि बहुत सारे वेजिकल्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज हो रहे हैं, साइटोप्लाज्म में आ रहे हैं, वो सारे जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, और जुड़ने के बाद क्या बना ले रहे हैं? गोल्जी बॉडी। तो इट मींस गोल्जी बॉडी को डेवलप कौन करवा रहा है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या निकल रहे हैं? मुसलसल वेजिकल्स। वेजिकल साइटोप्लाज्म में आकर जुड़ रहे हैं और जुड़ने के बाद क्या बना दे रहे हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है पेपर का। याद रखिएगा कि गोल्जी बॉडी डेवलप्ड हो रहा है किससे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और स्पेसिफिकली कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ अब देखें, लेट सपोज मैंने एक एनिमल सेल लिया। इस एनिमल सेल के अंदर लेट सपोज ये न्यूक्लियस है, ये पूरी बॉडी है ब्लैक सी, इसको हम कहते हैं गोल्जी बॉडी। अब हम इसको जूम करके जरा बड़ा करके देख रहे हैं। ऑलरेडी हमने न्यूक्लियस पढ़ा हुआ है कि लेट सपोज न्यूक्लियस को निकालते हैं तो इस तरह का नजर आता है। इसके दो मेम्ब्रेन होते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो आउटर मेम्ब्रेन है कंटिन्यू है, ये जो ब्लू वाला स्ट्रक्चर है पूरा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब चूंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम है तो ये रफ है। ये जो ग्रीन सा मैंने बनाया हुआ ट्यूब लाइक, इसमें राइबोसोम नहीं है, तो ये क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर हमने पढ़ा था कि भाई ये जो फ्लैट फ्लैट सी मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होती है, उसे हम कहते हैं सिस्टर्नी। तो अब ये याद रखिएगा कि लेट सपोज ये गोल्जी बॉडी है। गोल्जी बॉडी के अंदर भी देख रहे हैं आप, ये फ्लैट मेम्ब्रेन है एंड पे। ये जो पूरी फ्लैट मेम्ब्रेन है ना, इसको हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी में फर्क पता है क्या है? लेट सपोज ये मेम्ब्रेन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये बिल्कुल सीधा है, एक जैसा। जबकि अगर हम गोल्जी बॉडी की बात करते हैं तो इसके जो मेम्ब्रेन है ना, बीच से नैरो हैं और साइड से जरा ब्रॉड हैं, चौड़े हैं, यानी कि ट्यूब्यूलर लाइक हैं। तो इसको हम कहते हैं सिस्टर्नी। यानी कि अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्नी को आप देखें और गोल्जी बॉडी की सिस्टर्नी को देखें तो इन दोनों में फर्क क्या है? मैं यहाँ पर दोबारा बनाकर बता दे रहा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सिस्टर्नी है वो सीधी होती है, जबकि गोल्जी बॉडी की जो सिस्टर्नी होती है वो क्या होती है? बीच से नैरो होती है और साइड से जरा ब्रॉड सी, इस तरह की होती है। बस ये फर्क है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी की सिस्टर्नी में। नाउ अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं। अब गोल्जी बॉडी का वो हिस्सा जो न्यूक्लियस के करीब है, लेट सपोज ये गोल्जी बॉडी का सामने वाला हिस्सा है, ये न्यूक्लियस के करीब है, तो इसको हम कहते हैं सिस फेस। इसको हम क्या कहते हैं? सिस फेस कहते हैं। और गोल्जी बॉडी का वो हिस्सा जो न्यूक्लियस से दूर है उसको हम कहते हैं ट्रांस फेस। ये दोनों नाम याद रखने हैं। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि ये वाला फेस न्यूक्लियस के करीब है तो ये सिस फेस है, ये वाला न्यूक्लियस से दूर है यानी कि सेल मेम्ब्रेन के करीब है तो इस फेस को हम क्या कहेंगे? ट्रांस फेस कहेंगे। अब लेट सपोज ये काम क्या करता है? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से अटैच हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ब्लैक वाला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये ग्रीन वाला क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा अब देखें, ऑलरेडी हम जानते हैं कि भाई ये राइबोसोम है, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। लेट सपोज ये प्रोटीन बन गया। ये प्रोटीन बनने के बाद कहां पर आ जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आ जाता है। अब लेट सपोज ये रहा प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आ गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है क्या? इस प्रोटीन की मॉडिफिकेशन करता है, मुख्तलिफ तरीकों से मॉडिफिकेशन करता है। लेट सपोज हम एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं कि लेट सपोज कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने इस प्रोटीन के अंदर ऐड कर दिया, ये ब्लू से स्ट्रक्चर मैंने बनाया, लेट सपोज हम कह देते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट है। यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने इस प्रोटीन के अंदर किसको ऐड कर दिया? कार्बोहाइड्रेट को ऐड कर दिया। तो ऑलरेडी हम चैप्टर 1 में पढ़कर आ चुके हैं कि कंजुगेटेड मॉलिक्यूल में क्या होता है कि अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट आपस में जुड़ा हुआ हो तो उसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। यानी कि राइबोसोम ने सिर्फ प्रोटीन बनाया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसमें कार्बोहाइड्रेट को ऐड किया। अब हम इन दोनों के कलेक्टिव फॉर्म को क्या कहेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन। अब इस ग्लाइकोप्रोटीन को जो है ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाहर निकाल देता है। ये ग्रीन वाला जो पार्ट है दैट इज प्रोटीन और ये जो इसमें ब्लू वाला जो पार्ट जुड़ा हुआ है दैट इज कार्बोहाइड्रेट। यानी कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को हम क्या कहेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन। अच्छा अब ये जो बाहर आ रहा है ना, ये गोल से एक शक्ल में बाहर आता है, दैट इज कॉल्ड वेजिकल। इसे हम क्या कहते हैं? वेजिकल कहते हैं। जैसे ही ये बाहर आता है ना तो इसके इर्द गिर्द कुछ प्रोटीन की कोटिंग
आ जाती है, यानी कि प्रोटीन से कोट हो जाता है ये। उस प्रोटीन को हम बेसिकली कहते हैं कॉप, कोटिंग प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या करता है, इस वेजिकल को खींच के किसके पास लेकर जाएगा, गोल्जी बॉडीज के पास। यानी कि गोल्जी बॉडी ने इस पूरे वेजिकल को अपने पास क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया। तो यहां मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ, देख सकते हैं कि जितने भी प्रोडक्ट होते हैं ना एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के, जैसे कि ये प्रोडक्ट वेजिकल बाहर निकला, इसको कलेक्ट कौन करता है, गोल्जी बॉडी। अब कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट करने के बाद अब ये जो वेजिकल आया यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन आया, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता है, थोड़ा सा तराशता है, ठीक करता है, स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई करने के बाद फिर ये जो गोल्जी बॉडी है ना उसको बाहर निकाल देता है। यानी कि यहां पर हमने पढ़ लिया कि कलेक्ट किया, पैक किया, थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग की और डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन में। यानी कि जो वेजिकल आया, इस वेजिकल को इसने कलेक्ट किया, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करेगा इसके अंदर, मॉडिफिकेशन करने के बाद इसको बाहर निकाल देगा। अब बाहर निकलने के बाद ये जो स्ट्रक्चर है तो सेल मेम्ब्रेन का पार्ट बन जाएगा जाकर, या ग्लाई ऑक्सीजोम में कन्वर्ट हो जाएगा, या लाइसोजोम में कन्वर्ट हो जाएगा, या पर ऑक्सीजोम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तीनों ऑर्गेनल्स हैं जिसको हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ये बात याद रखिएगा कि गोल्जी बॉडी का ही काम है ग्लाई ऑक्सीजोम को बनाना, लाइसोजोम को बनाना और पर ऑक्सीजोम को बनाना। आई होप कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। ये जो वेजिकल आया, इस वेजिकल को कलेक्ट किया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करने के बाद बाहर निकाल दिया। अब बाहर निकलने के बाद ये तो ये सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाएगा। ये जो वेजिकल है सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाता है, या तो ग्लाई ऑक्सीजोम में कन्वर्ट हो जाता है, या लाइसोजोम में कन्वर्ट हो जाएगा, या पर ऑक्सीजोम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इट मीन्स लाइसोजोम, ग्लाई ऑक्सीजोम एंड पर ऑक्सीजोम डेवलप कौन करवा रहा है, गोल्जी बॉडीज करवा रहा है। और उसके अलावा पहला फंक्शन हमने पढ़ लिया कि जितने भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रोडक्ट्स होते हैं उसको कलेक्ट, पैक करके सेल से बाहर रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन में पहुंचाना किसका काम होता है, गोल्जी बॉडी का काम होता है। फिर ये जो गोल्जी बॉडी है ना, गोल्जी बॉडी प्लांट के अंदर सेल्यूलोज और काइटिन भी रिलीज कर रहा होता है। यानी कि जो गोल्जी बॉडी है सेल्यूलोज और काइटिन और बहुत सारे पॉलीसैकेराइड्स बना रहा होता है, जो कि सेल से बाहर निकलकर सेल वॉल का हिस्सा बन जाते हैं। इसको हम कहते हैं सेल सिक्रीशन। तो इट मीन्स गोल्जी बॉडी सेल सिक्रीशन में भी हेल्प कर रहा है। यानी कि गोल्जी बॉडी का काम है कुछ पॉलीसैकेराइड्स बनाना, जैसे सेल्यूलोज और काइटिन। वो सेल्यूलोज और काइटिन बनाकर सेल से बाहर निकाल देता है, वो सेल वॉल का जाकर हिस्सा बन जाता है। अब सेल के बाहर चला गया तो उसको हम कहेंगे सेल सिक्रीशन। तो आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि गोल्जी बॉडी सेल्यूलोज और काइटिन को भी रिलीज करवाता है। अब नाउ हमारा जो एक पॉइंट रह गया था डिक्टायोजोम, कि प्लांट के गोल्जी बॉडी को हम डिक्टायोजोम क्यों कहते हैं। देखिए एनिमल्स के अंदर क्या होता है कि जितने भी फ्लैट मेम्ब्रेन्स हैं ये सारे आपस में गुच्छे की सूरत में मौजूद है, तो इसको हम गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं। जबकि प्लांट के अंदर ऐसा नहीं होता। प्लांट के अंदर ये होता है, लेट सपोज ये रहे, दूसरी जो मेम्ब्रेन होगी ना वो थोड़ी सी अलग सी होगी, एक साथ नहीं होंगे। ये रहा लेट सपोज तीसरा मेम्ब्रेन, यानी कि दूर दूर होते हैं, अलग अलग होते हैं। एक को हम कहते हैं सिस्टर्नी, ये दूसरा सिस्टर्नी है, ये तीसरा सिस्टर्नी है, सारे अलग अलग होते हैं प्लांट के अंदर। तो जब भी हम इसको क्या कहते हैं, डिक्टायोजोम कहते हैं। जबकि एनिमल के अंदर सारे ये करीब करीब गुच्छे की सूरत में होते हैं, इसको हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी कहते हैं। आई होप कि ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम 3 ऑर्गेनल को पढ़ेंगे, दैट इज ग्लाइऑक्सीजोम, लाइसोजोम एंड परऑक्सीजोम। आपने ये याद रखना है, एक सीक्वेंस याद रखनी है कि न्यूक्लियस से बाहर कौन निकल कर आ रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम किसको बना रहा है, गोल्जी बॉडी को बना रहा है। गोल्जी बॉडी खुद कौन सी बॉडी को बना रहा है, ग्लाइऑक्सीजोम, लाइसोजोम, परऑक्सीजोम। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। पेपर में एमसीक्यूज आ जाते हैं कि ये बता दो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम किसके थ्रू फॉर्म हो रही है, तो न्यूक्लियस ही के बाहर ही एक्सटेंडेड मेम्ब्रेन्स होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस की वजह से ही फॉर्म हो रही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम खुद क्या बना रहा है, गोल्जी बॉडी, और गोल्जी बॉडी खुद क्या बना रहा है, ग्लाइऑक्सीजोम, परऑक्सीजोम और ग्लाइऑक्सीजोम। तो अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दें।